नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 24। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। दिन गुजरने लगे। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी ना लौटे, ना ही उनका कोई खत आया। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती कि वह लौटकर ना आए तो क्या होगा। उसे चिंता ना होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी, कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उससे भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बेड़ा पार लगाएंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उसने कतर ब्योंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उसमें कुछ न कुछ रोज कमी होती जा रही थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। झुंझलाकर मुंशी जी को कोसती, लड़की किसी चीज के लिए रोती तो अभागिनी कलमुही कहकर झल्लाती। यही नहीं, रुक्मणी का घर में रहना भी उसे कष्टकर जान पड़ता था, मानो वह उसकी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर भाषिणी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्कशाओं में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकला करती थी। उसके शब्दों की कोमलता ना जाने कहाँ हो गई थी। भावों में माधुर्य का कहीं नाम नहीं। भूंगी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी, स्वभाव की सहनशील थी, पर यह 8 पहर की बकबक उससे भी ना सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली। यहाँ तक कि जिस बच्ची को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से घृणा हो गई। बात बात पर घुड़क पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मणी रोती हुई बालिका को गोद में बैठा लेती और चुमकार दुलार कर चुप कराती। उस अनाथ के लिए अब यही एक आश्रय रह गया। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बात करना था। वह वहां जाने का अवसर खोजा करती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ ना ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीज़ें खाने को मिलती थी तो वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहां जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की रट लगाना ना छोड़ती थी। इसलिए निर्मला उसे साथ ना ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं आदमी हूँ। उतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी, जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती हैं। उसी तरह निर्मला सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा हो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कश कटु भाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और माधुर्य की पुतली बन जाती थी। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किलौले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लेस होकर जाती और यथासाध्य अपनी विपत्ति कथा को अपने मन में ही रखती थी। यहाँ रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख ना बदा था। निर्मला मामूली तौर से दोपहर या तीसरे पहर सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधों में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चिंत होकर बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती ही होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केश खोल पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इस बीच में डॉक्टर साहब को किसी चीज की जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केश खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढांकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम ना था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, जाने कहाँ उतार कर रख दी थी। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई के सिरहाने वाले आले पर निगाह डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेत संकोच में डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को 2-1 बार पहले भी देखा था, पर इस समय कैसे भाव कभी उनके मन में ना आए थे। जिस ज्वाला को वह बरसों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर दहक उठी।
उन्होंने ऐनक के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक लेकर भी वह बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े रहे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, ज़रा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएंगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होंगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर द्वंद्व मचा हुआ था। औचित्य का धन नहीं, भीरुता का कच्चा तागा उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होंगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। भीरुता का कच्चा तागा टूट गया। नदी की कगार पर पहुंचकर भागती हुई सेना में अद्भुत शक्ति आ जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग के स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होंगी, अब ना जाओ। रोज सुधा की खातिर बैठती हो, आज मेरी खातिर बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूं निर्मला। निर्मला ने कुछ और नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्राणों पर वज्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकती हुई चादर उतार ली और बिना मुंह में एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब खिसियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उसको रोकने या कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला जो ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर ही नहीं दिया। तीर की तरह झपटकर चली गई। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है उसकी समझ में कुछ न आ सका। व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर आई। मेहरी से पूछा कि क्या बात हुई। उसे मालूम हुआ कि हमारी कहीं मेहरी व नौकर ने कहीं उससे कोई अपमान सूचक बात ना कह दी हो। वह अपराधी का पता लगाएगी और उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में आ गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठे देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर साहब ने सिर खुजलाते हुए कहा, हाँ आई तो थी। सुधा, किसी मेहरी अहरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, झपटकर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ भी नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ नहीं कहा। देखो मैं पूछती हूँ, ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब ने सिटपिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते हुए नहीं सुना, तुम्हें उन्होंने देखा ना होगा। सुधा, वाह, देखा ही ना होगा? उनके सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ। उन्होंने मेरी ओर ताका भी, पर बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के प्राण सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देखकर चली गई होंगी। बस किसी मेहरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है ना, किसी को बात करने की तमीज तो है नहीं। अरे ओ सुंदरिया, जरा यहाँ तो आ। डॉक्टर, उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधा दरवाजे की तरफ गई। मेहरियों से बात तक नहीं हुई। सुधा, तो फिर तुम्ही ने कुछ कह दिया होगा। डॉक्टर साहब का कलेजा धक धक करने लगा। मैं भला क्या कह देता? क्या ऐसा गंवार हूँ? सुधा, तुमने उन्हें आते देखा तब भी बैठे रह गए? डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं, बाहर बैठक में अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहाँ ना मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत है? मैंने कहा, ज़रा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं है। ऐनक ऐसे सिरहाने वाले ताक पर थी, उन्होंने उठाकर दे दी। बस इतनी ही बात हुई। सुधा, बस तुम्हें ऐनक देते ही वह झल्लाई हुई बाहर चली गई? क्यों? डॉक्टर, झल्लाई हुई तो नहीं चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा, बैठिए, वह आती ही होंगी। ना बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोचकर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं ज़रा उनके पास जाती हूँ, देखूँ भला क्या बात हुई है। डॉक्टर, तो चली जाना, ऐसी क्या जल्दी है? सारा दिन तो पड़ा है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला की घर की ओर 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे में चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में ले लिया
और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई कुछ नहीं बतलाता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहता है? सुधा, तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं और आते ही आते रोने लगी? निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। सुधा, तुम क्यों ना बतलाओगी तो मैं कसम रखवा दूंगी। निर्मला, कसम असम ना रखाना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, झूठ किसे लगा दूं। सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने ना बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे ज़रा भी प्रेम नहीं है, बस ऐसे ही झूठी तारीफ़ें करती हो। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें सजल हो गई। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चली। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें दुख होगा और शायद मैं अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिनी ना होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि संसार से मुझे उठा ले। अभी यह दुर्गति हो रही है तो आगे ना जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा से छुपा ना रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने छेड़छाड़ की है। उनका हिचक हिचक कर बातें करना और उसके प्रश्नों को टालना, उनकी वह ग्लानिमय कांतिहीन मुद्रा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी। बिना कुछ कहे सुने सिहनी की भांति क्रोध से भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर रोक न सकी। देखते देखते सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वहीं भूमि पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तवे की भांति तपती रही। दूसरे दिन भी ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निश्चल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य बाहर भी शून्य। कोई चिंता ना थी, ना कोई स्मृति, ना कोई दुख। मस्तिष्क में स्पंदन की शक्ति ही ना रही थी। सहसा रुक्मणी बच्ची को गोद में लिए हुए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या वह बहुत रोती थी? रुक्मणी, नहीं, यह तो सिसकी तक नहीं। रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था, वही पिला दिया। निर्मला, अहिरन दूध ना दे गई थी? रुक्मणी, कहती थी पिछले पैसे दे दो तो दूंगी। तुम्हारा जी अब कैसा है? निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ, कल जरा देह गर्म हो गई थी। रुक्मणी, डॉक्टर साहब का तो बुरा हाल हो गया है। निर्मला ने घबराकर कहा, क्या हुआ, कुशल है ना? रुक्मणी, कुशल से हैं कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था। भगवान जाने क्या हुआ। निर्मला ने ठंडी सांस ली और रूंधे हुए स्वर में बोली, हे भगवान, सुधा की क्या गति होगी, वह कैसे जिएगी। यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। तब चारपाई से उतरकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई। पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार थामे खड़ी थी पर जी ना मानता था। ना जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उससे कुछ कहा भी नहीं। ना जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझी। हाय, ऐसे रूपवान, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा तो जहर की घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में शूल उठ रहा हो। डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमी थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया तो निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने क्या कह दिया था? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर आज कितनी बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था वही उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो नहीं रह सकती थी बहन, क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला,
मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी थी। उस पर मैंने जो मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही समझना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य ही पूरा हो। यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसे शब्द जवान पर लाना ही कह देता है कि नियत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा नहीं बहन, लेकिन मैंने उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यह समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा है। अब मालूम हुआ कि ताक झांक का यह मतलब था। अगर मैंने दुनिया ज़्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर ना आने देती, कम से कम तुम पर उनकी निगाह कभी ना पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वैधव्य को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला का भाग 24। आने वाला जो दूसरा पार्ट होगा, भाग 25, वो इसका लास्ट एपिसोड होगा। दोस्तों, आज मुझे बहुत ही थोड़ा सा अजीब लगा आज का एपिसोड। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि निर्मला और डॉक्टर साहब उसके साथ उस पर डॉक्टर की उस पर नज़र होगी। और मुझे थोड़ा सा गुस्सा डॉक्टर पे भी आ रहा है कि जब अगर ये कहानी ही कुछ और होती, निर्मला का जीवन ही कुछ और होता, अगर डॉक्टर उस समय जब निर्मला को उसके लिए रिश्ता गया था, जब वो विवेक दिखाता और अपने बाप से, जो उसका बाप लालची था, उससे बात करता और निर्मला से ही शादी कर लेता, तो आज निर्मला की ज़िंदगी ही अलग होती ना। दोनों खुशी से रहते, कितना अच्छा होता। और मुझे सुधा का कैरेक्टर बहुत पसंद है। नहीं तो आमतौर पर ऐसी जब कंडीशन होती है तो औरतें अपने पति का साइड लेती हैं, मगर सुधा एक बहुत ही ब्रेव लेडी है। जबकि उस सुधा निर्मला के घर में ही, मायके में, उसकी बेटे की भी डेथ हुई थी और सुधा ने बहुत किया है निर्मला के लिए। मुझे तो निर्मला से ज़्यादा सुधा का कैरेक्टर अच्छा लगता है, ब्रेव लगता है। और बट मुझे बहुत दुख हुआ, डॉक्टर का भी दुख हुआ, क्योंकि वो जवान थे और अगर वो सही स्टेप ले लेते पहले ना, तो निर्मला उनकी वाइफ होती और बहुत अच्छा होता। बट क्या कह सकते थे, जिसकी जहाँ किस्मत लिखी होती है शादी वहीं होती है। और अब आगे वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मुंशी जी का क्या होता है, सियाराम मिलता है कि नहीं, निर्मला की हैप्पी एंडिंग होगी कि नहीं, आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा। और मैं तो बहुत बेसब्र हो रही हूँ जल्दी से रिकॉर्ड करने के लिए, और जल्दी ही मैं आपके लिए इसका लास्ट एपिसोड भी लेकर आऊँगी। तब तक फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और तब तक के लिए नमस्कार।